नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं आशुतोष चतुर्वेदी। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान से, जो उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर चीन में दिया। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, आतुर हैं, बेचैन हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही देखेंगे कहां की बिल्डिंग की ऊपरी 3 मंजिलों को उड़ा दिया इजराइल ने, और जानेंगे कि जॉर्जिया की राजधानी में क्यों उतरे लोग सड़कों पर। इसके साथ ही जानेंगे कि ग्रीस में किस तरह से कहर ढा रहे हैं तूफान, बारिश और बाढ़। और आखिर में कहां पर सुलग रहा है एक और ज्वालामुखी। लेकिन सबसे पहले लीड स्टोरी। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ बोलने का भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी बांग्लादेश के लिए निवेश लाने की कोशिश करने चीन गए तो भारत के उत्तर पूर्व को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल गए, बड़बोलापन, जिनके कूटनीति के मायने बहुत ही अलग होते हैं। क्या वो इन बातों से अनजान है या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चीन को बांग्लादेश में निवेश का न्योता देते वक्त मोहम्मद यूनुस कुछ ऐसा बोल गए जिसके कूटनीति में मायने बहुत अलग होते हैं। बिना सोचे समझे उन्होंने नहीं बोला होगा, और सोच समझकर बोला होगा तो उसके मायने उनको जरूर मालूम होंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. मोहम्मद यूनुस उस इलाके में बांग्लादेश को समंदर का सिकंदर बता रहे हैं, लेकिन साथ ही भारत के 7 राज्यों को हर तरफ से जमीन से घिरा बताकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ट्वीट करके यूनुस के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि दिलचस्प है कि यूनुस भारत के 7 राज्यों को लैंडलॉक बताकर चीन से सार्वजनिक अपील कर रहे हैं। चीन अगर बांग्लादेश में निवेश करता है तो उसका स्वागत है। भारत के 7 राज्यों को लैंडलॉक बताने के क्या मायने हैं? दरअसल सवाल यूनुस की नीयत पर उठ रहे हैं। वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का हवाला देकर जिस अंदाज में चीन को मौके का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, उससे किसी को भी ऐतराज हो सकता है। उनके बयान के भारत के लिए कई मायने हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। भारत के लिए इसकी सुरक्षा काफी अहम है। भारत की 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है। शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। अमेरिका से उसे बहुत मदद मिलती थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बंद हो चुकी है। बांग्लादेश के हालात 1971 से पहले जैसे हो चुके हैं। ऐसे में उनके सामने पाकिस्तान और चीन से रिश्ते बढ़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत की अहमियत भी समझ चुके हैं। यूनुस लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वो चीन की यात्रा से पहले भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई उत्साहजनक जवाब न मिलने पर चीन चले गए। अब थाईलैंड में होने वाली बिम्स्टेक समिट में भी वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूनुस ने पहले भारत को लेकर एक के बाद एक कई गलतियां की, और फिर उनकी हताशा में वो सब कुछ कर रहे हैं जिसे नादानी के सिवाय कुछ नहीं माना जा सकता। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीना सिकरी जी जुड़ रही हैं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही हैं। अब वीना जी, इसको किस तरह से आप देखती हैं? बड़बोलापन या फिर भारत के खिलाफ एक जहर? मिलने के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, लेकिन कैसे मुलाकात होगी? अच्छे माहौल में इस बड़बोलेपन की वजह से। जी। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये बिल्कुल नादानी नहीं है।
इन अदानी का शब्द मोहम्मद यूनुस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो लगातार एक के बाद एक एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अब से नहीं कई महीनों से। सबसे पहले 8 अगस्त को उन्होंने अपना पद संभाला है ढाका में, उससे पहले जब वो पेरिस से आ रहे थे तब भी वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, कि भारत के जो शेख हसीना रिश्ते थे ये वो। तो इनका नजरिया बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं आपको समझा दूंगी जी। कि नजरिया इनके खुद का नजरिया नहीं है। इनका नजरिया वही है जो ये इस्लामिस्ट ग्रुप जमात इस्लामी, हिज़्बुत तहरीर, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, हिफाजत इस्लाम और पाकिस्तान, ये सब चीज़ें उनको घेर के रखी हुई हैं कि आप बांग्लादेश को एक इस्लामी खलीफा बना दीजिए। और इनके जो क्लोज निजी सचिव हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। अब तो वो एडवाइजर बन गया, गवर्नमेंट मंत्री जी बन जी। गया है में, लेकिन उनके ट्वीट किया था कि हम जरूर यहाँ पे इस्लामिक खलीफेट बनाएंगे, और इसलिए हमें सिविल वॉर करने हो तब भी हम बनाएंगे। बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया था, लेकिन उनके इरादे जाहिर हैं इससे। तो ये हम्म। जो मोहम्मद अब यूनुस ने अब जरा ये बात समझाइए वीना जी कि ये की। चीन के दबाव की वजह से, चीन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो चीन के दौरे पर हैं 4 दिनों के लिए, और वहां से निवेश बांग्लादेश में लाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर उनके मन में जो एक्चुअल चल रहा है भारत के प्रति, वो बांग्लादेश इसी के साथ उजागर हो गया और यूनुस भी उजागर हो गए? नहीं, देखिए, भारत के प्रति जो उनके ख़यालात हैं, जो इस्लामिस्ट ग्रुप के ख़यालात हैं, ये उसी का एक प्रतीक है। क्योंकि वो उनको जानकारी ये है, जैसे आपने दिखाया भी है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, बहुत नाज़ुक हो गई है। फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि वो अन्य देशों से सारा चीज़ें लाएँ जो उनको ज़रूरत है, भारत से ना लाएँ। अब वो चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए चीन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन चीन को पता है कि बांग्लादेश की स्थिति इतनी नाज़ुक है, उनको आने में कोई दिलचस्पी तो है नहीं। उनके जो बिज़नेस लीडर्स जिनके साथ मोहम्मद यूनुस की वार्तालाप हो रही थी, वो तो नहीं आना चाहते, क्योंकि तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल जी। एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल सजेशन दिया उनको कि देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है, तो आप आ जाइए, हम आपको कंट्रोल दे देंगे, ये आपके इकोनॉमी का एक्सटेंशन बन जाएगा। ये बिल्कुल हाँ। प्रोवोकेटिव और अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। और ये तो बिल्कुल सवालात पूछने चाहिए, क्योंकि शेख हसीना की सरकार के साथ पिछले 15 सालों में हमने एक्सेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू चिटगांव पोर्ट और मोंगला पोर्ट, इस पे काफ़ी हमारे एग्रीमेंट्स हैं। और एक ब्रिज भी फेनी रिवर पे एक ब्रिज बनाया जी हुआ जी। है, ताकि पूरा स्टेट के थ्रू चिटगांव पोर्ट पहुंच जाए, और मोंगला पोर्ट से रिवराइन रूट से वो जाकीगंज पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मोहम्मद यूनुस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो पुराने अग्रीमेंट्स को पे अमल करे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो असर होगा, इंपैक्ट बिम्स्टेक में, आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं और यूनुस भी आएंगे, तो जो मुलाकात से पहले ये जो माहौल है और जो स्टेटमेंट है, वो किस तरह का इंपैक्ट डाल रहा है? देखिए, एक तरफ से तो मेरा ख्याल है कि जो मुलाकात ये चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस मुलाकात बार-बार पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, वो तो मेरा ख्याल नहीं होने वाली, क्योंकि हाँ। इसमें कुछ मकसद ही नहीं है। जब आप ऐसे देश के अंदर रह के आप ऐसे सवालात करते हैं, तो विदेशों में जाके क्यों मुलाकात करें? उनको ये कहना चाहिए कि आप हमारे देश आइए, अगर आप हमसे कुछ वार्तालाप करना ठीक चाहते है। हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, हमारे देश में आइए, वहाँ पे करेंगे। ये जो आपने बयान दिया है कि पहले उन्होंने पूछा था कि वो भारत आना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल गलत है। क्योंकि इसकी कोई हमारी तरफ से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है ठीक। कि हमने ऐसे कोई ठीक वीना जी। सजेशन की थी कि यूनुस यहाँ आना चाहते हैं और हमने इनकार किया था, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बल्कि उनके कोई भी ऐसे सीनियर बंदे नहीं हैं जी जो जी। भारत आने के कोशिश में थे, बिल्कुल नहीं। वो तो चीन जाने की कोशिश में हैं। और हमें तो ये सवालात करने चाहिए कि देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की एक्सेस रोक देंगे इंडियन ओशन को, तो हम आपको क्यों लोअर रेपेरियन के तौर पे आपको कंसेशन दें? ठीक है वीना जी। आप कह रहे हैं कि आप आ, बिजली नेपाल, भूटान से लाएँगे, हम क्यों बिल्कुल। भारत के क्यों ये वीना बिजली को सिकरी आने जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से दर्शकों के बीच पूरी इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। दें? देखिए, भारत लगातार, आप देख रहे होंगे
बांग्लादेश अपील कर रहा है। बांग्लादेश के जो यूनुस हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात कैसे संभव है जब इस तरह की बड़बोलेपन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट भी यहाँ पर बता रही हैं कि इसको एक सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन माहौल इससे खराब होगा। अब कैसे मुलाकात होगी? अभी आपको बताएं, बिम्स्टेक अभी सम्मेलन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाने वाले हैं, 3 से 4 अप्रैल पर वहाँ पर पहुँचेंगे और श्रीलंका होते हुए भी वापस आएंगे। लेकिन जब बिम्स्टेक में जब पीएम जाएंगे उसके पहले ही एक चिट्ठी भी भेजी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसका असर अभी क्या हुआ? अभी फिलहाल असर ये कि चीन में गए हुए हैं यूनुस और वहां पर चीन को खुश करने के लिए, निवेश यहां लाने के लिए भारत के साथ एक तरह से कटुता जो है और यहां से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो दुनिया देख रही है कि बहुत अभी अच्छे प्रगाढ़ नहीं रहे हैं। और होना ये चाहिए था कि यूनुस इसमें कुछ और जरा आग में पानी डालने की कोशिश करें, तो पानी की जगह उन्होंने घी डाल दिया है। अब आने वाले वक्त में यह तय होगा कि क्या पीएम मिलते भी हैं या फिर नहीं, और इसका और कड़ा इंपैक्ट भारत की तरफ से क्या होता है। 1 अप्रैल को लोग गंभीरता से ना लेते हैं, इसलिए ट्रंप 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है। अब देखिए, जिन देशों के खिलाफ इस तरह के टैक्स लगाए जाने हैं उनमें से एक भारत भी है, तो क्या वो अपनी धमकियों को पूरा करते हुए कई देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे? Well, I think he's amazing, but I also think he's got a big company to run, and so at some point he's going to be going back. He wants to. तो क्या एलॉन मस्क जा रहे हैं? एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि मस्क का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, क्या वो उनको आगे भी बनाए रखना चाहेंगे या वो वापस जाकर अपनी कंपनियां चलाएंगे? मई के बाद डॉज का क्या होगा, इसे लेकर कुछ अनिश्चितताएं हो सकती हैं, लेकिन 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ को लेकर सब कुछ साफ है। Look, we have 36 trillion in debt for a reason, and that accumulates over a long period of time. डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके लिए कई वजह हैं, जिन पर टैरिफ बढ़ाए जाने हैं, उनमें भारत भी एक है। ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं, भारत 100% तक टैरिफ लगाता है। अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ को लेकर अमेरिका की नाराजगी सामने आती रही है। 2024 में दोनों देशों के बीच 118.2 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। इसमें भारत की तरफ से किया गया निर्यात 77.5 अरब डॉलर का था, जबकि अमेरिका से भारत ने 40.7 अरब डॉलर का सामान मंगाया। अमेरिका का मानना है कि उसको कारोबार में 1 ट्रिलियन का घाटा 10 से 15 देशों की वजह से है। इनमें चीन से लेकर वियतनाम तक शामिल है। ट्रंप के निशाने पर यूरोपीय संघ भी है, लेकिन यूरोप भी तेवर दिखा रहा है। Tariffs are taxes that will be paid by the people. Tariffs are taxes for the Americans on their groceries and their medication. Tariffs will just fuel inflation. ट्रंप ने टैरिफ लगाने को लेकर पहले ही दिन से जिद पकड़ रखी है। उनका तर्क है कि वो अमेरिका के लोगों के इस्तेमाल में आने वाले सामान को अमेरिका में ही बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से सामान ऐसे हैं जो अमेरिका को बाहर से मंगाने ही पड़ेंगे और उन पर ज्यादा टैरिफ का मतलब है अमेरिका के लोगों को उसके ज्यादा दाम देने होंगे। क्या अमेरिका के लोग इसे पसंद करेंगे? हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से भारत पर क्या बड़ा असर हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बहुत नाराज हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए अमेरिकी मीडिया को बताया कि ट्रंप पुतिन से किस हद तक निराश हैं। इससे पहले ट्रंप खुद भी बयान दे चुके हैं कि उनको अगर लगा कि यूक्रेन के साथ सीज फायर में रूस बाधा बन रहा है तो वे रूस के तेल पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा देंगे, और ये सेकेंडरी टैरिफ होगा जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगेगा। और अगर ट्रंप वाकई में ऐसा करते हैं तो फिर इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भारत जैसे देश को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर प्रतिबंध के चलते भारत को वहाँ से तेल लेना बंद करना पड़ा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत के कुल तेल आयात में रूस के तेल का हिस्सा जो है वो महज 1% या उससे कुछ ज़्यादा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये हिस्सेदारी जो है काफ़ी बढ़ी है। 2024 में ये 36% तक पार कर चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रूस से रियायती दर पर तेल मिल रहा है, जो भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर रहा है, यहाँ की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। रूस के तेल पर अमेरिका ने प्राइस कैपिंग भी लगा रखी है, जिसकी वजह से भी रूस अधिक कीमत पर तेल नहीं बेच सकता। लेकिन ट्रंप ने अगर रूसी तेल पर 25 से 50% टैरिफ लगा दिया तो भारत के पास 2 रास्ते होंगे।
या तो वो अमेरिकी टैरिफ झेलते हुए रूस से तेल आयात जारी रखे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा क्योंकि ये देश की जनता के हित में है, यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन ट्रंप की धमकी के लागू हो जाने के बाद, यानी ज़मीन पर उसके लागू हो जाने के बाद की स्थिति ये होगी कि रूसी तेल के लिए भारत को भारी अमेरिकी टैरिफ झेलना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि भारतीय कंपनियों को रूस से तेल आयात रोकना होगा। भारत को पश्चिमी एशिया के जो देश हैं जो परंपरागत आपूर्ति करता रहे हैं, जैसे कि इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से तेल की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी। रूसी तेल की कमी यहाँ से पूरी की जाएगी, लेकिन तेल की कीमतों में ज़बरदस्त असर पड़ेगा। 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने वाला है, जिससे भारत को अभी तक छूट नहीं मिली है। ट्रंप का ताज़ा बयान यही कहता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हर देश पर लागू होगा जिसके साथ टैरिफ विवाद है। रूसी तेल को लेकर 50% तक की भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने से मामला जो है और ज़्यादा जटिल होगा। हालांकि जानकारों को उम्मीद है कि कुछ बीच का राह निकल जाएगा और इसके लिए बातचीत जो है वो चल रही है। उधर देखिए, ईरान को अमेरिका की धमकियों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन पलटवार जवाब देने में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेता के एक सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि उनके देश के एटमी मुद्दे को लेकर अगर अमेरिका ने कोई गलती करने की कोशिश की तो ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए मजबूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी मुद्दे समेत दूसरी बातों को लेकर ईरान को एक खत लिखा था और कोई समझौता ना होने पर सैनिक कार्रवाई की धमकी दी थी। जवाब में ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मध्यस्थों के जरिए वो बातचीत कर सकता है। तो तनातनी है अमेरिका और ईरान में, ये और इस बीच बढ़ता हुआ। वहीं देखिए खबर म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की सही संख्या का कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा 2100 के आसपास है और तकरीबन 4000 लोग घायल हैं। तकरीबन 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देश विदेश के राहत दल काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं। कल 2 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया था और आज भी एक महिला को निकाला गया है बाहर। भूकंप में गिरी नेपिताओ की इस बिल्डिंग के मलबे से जिंदा निकाली गई 63 साल की ये महिला राहत कर्मियों के दिलों में उम्मीदों का नया संचार कर रही है। भूकंप के 91 घंटे बाद इस महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। देश विदेश की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। लेकिन तेज गर्मी, बिजली की कमी, ईंधन की कमी और तकरीबन ठप संचार व्यवस्था की वजह से काम में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। मलबा हटाने में बड़ी मशीनों की कमी भी आड़े आ रही है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भूकंप में तकरीबन 10,000 इमारतें गिर गई हैं। इनके मलबे में कितने लोग अब भी दबे हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा अब तक उपलब्ध नहीं है। मंगलवार को यांगून के सिटी हॉल के आसपास के लोगों ने भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। म्यांमार बरसों से अशांति से जूझ रहा है। देश के कई इलाकों में विद्रोहियों ने सरकारी फौज की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में इस आपदा ने सैनिक सरकार को और संकट में डाल दिया है। उधर इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक नेता के छुपे होने के शक में बेरूत में एक बिल्डिंग पर रात को बमबारी की। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि एक आतंकवादी से खतरे को महसूस करते हुए उसे निशाना बनाया गया। और इस बीच कल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता ने कहा है कि वो इजराइल के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर उन पर जंग थोपी गई तो वो इसके लिए भी तैयार है। बेरूत के दक्षिणी दाहिए इलाके के इस अपार्टमेंट की ऊपर की 3 मंजिलों को काफी नुकसान पहुंचा और उनका मलबा नीचे खड़ी कारों पर आकर गिरा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक नेता को निशाना बनाकर बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए।
इजराइल इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ मानता है। इजराइल की सेना का कहना है कि जिस हिजबुल्लाह नेता को निशाना बनाया गया वो गाजा में इजराइल के खिलाफ हमलों में हमास की मदद कर रहा था। हमले से पहले बेरूत में जेट जहाजों की तेज आवाज सुनी गई। यह हमला इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट की निगरानी में किया गया। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के नेता शेख नईम कासिम ने शनिवार को धमकी दी थी कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे और लेबनान की सरकार ने उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो वो दूसरे रास्तों पर विचार करेंगे। लेकिन इजराइल ने धमकी के 2 दिन बाद ही बड़ा हमला करके साबित कर दिया कि उसे किसी की चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जंग के मैदानों से जुड़ी कुछ और खबरें आप सभी तक पहुंचा दें वॉर जोन से। देखिए, गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों के सामने एक बार फिर से खाने पीने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से चलने वाली मंगलवार से बंद हो गई हैं बेकरियां और डेर अल बलाह की अल बन्ना और जतना बेकरी भी इनमें से ही है, जहां ब्रेड खरीदने के लिए लंबी कतार है, लंबी लाइन लगती थी। इजराइल ने 1 महीने पहले जरूरी सामान से लदे ट्रकों को गाजा में जाने पर पाबंदी लगा दी थी और इसकी वजह से आटा जैसे जरूरी सामान गाजा में पहुंच ही नहीं पा रहे। वहीं सोमवार की शाम को रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके में गाइडेड हवाई बमबारी की और इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हैं। इलाके के गवर्नर ने कहा है कि हमले में रिहायशी इमारतें और सामाजिक सुविधाएं तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन प्रशासन ने बताया कि रूस ने सोमवार को मिसाइल्स के 2 हमलों के अलावा 99 और हमले किए, जिसमें 2000 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। दुनिया के कुछ और इलाकों से अहम खबरें कोने कोने से। सर्दी का मौसम जाते ही सुरक्षा बलों ने पेरिस की सैन नदी के किनारे प्रवासी लोगों के लिए लगे सैकड़ों तंबू आज सुबह हटा दिए। दरअसल ठंड के हालात देखते हुए आमतौर से इस तरह की कार्रवाई थम जाती है। वैसे इन लोगों को हटाने के लिए प्रवासियों के हितों के लिए काम कर रही संस्थाओं ने निंदा की है। यूटोपिया 56 एसोसिएशन ने कहा है कि बेघर लोग एक जगह से हटाए जाएंगे तो वो दूसरी जगह जाकर डेरा डाल देंगे और साथ ही इन लोगों की लिए वैकल्पिक आवास पेरिस से दूसरे शहरों में दिया जाना, इसकी भी आलोचना हो रही है क्योंकि वहां पर रोजगार के मौके कम हैं। उधर जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा करते हुए चुनाव करवाने और सियासी कैदियों की रिहाई की मांग की है। जॉर्जिया में पिछले साल नवंबर के आखिर से राष्ट्रपति इराकली कोवाखित्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जब उन्होंने यूरोपीय संघ में जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को जॉर्जिया के 5वें राष्ट्रपति सलोम ज़ुराबिक्विली ने संबोधित किया और हाल ही में सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए हैं। सरकार के विरोधियों का कहना है कि मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्जिया को यूरोपीय संघ से दूर और रूस के करीब लाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं मलेशिया की खबर, क्योंकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के नजदीक एक गैस पाइप फट गया जिससे 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं और गैस का पाइप पुन्ना हाइट्स के एक पेट्रोल पंप पर फटा और इसकी लपटें कई किलोमीटर तक देखी जा सकती थी। आग कई घंटे तक जलती रही। इस दुर्घटना में 112 लोग घायल हैं, जिनमें से 63 को अस्पताल लेकर जाना पड़ा और साथ ही कम से कम 49 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एहतियात के तौर पर 3 पेट्रोल पंप्स भी बंद किए गए और इलाके के आसपास रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। जबकि बेल्जियम में दुकानों पर सिगरेट के पैकेट्स और तंबाकू उत्पादों की नुमाइश अब नहीं की जा सकेगी और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोगों को कम से कम नजर आए और इनकी बिक्री कम हो। सुपरमार्केट और 400 वर्ग मीटर से बड़ी दुकानों पर अब सिगरेट नहीं बेची जा सकेगी। जबकि ग्रीस के द्वीप पारोस में एक जबरदस्त तूफान आया जिससे वहां तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। पारोस द्वीप मशहूर पर्यटक स्थल है, लेकिन सोमवार को आई बाढ़ के बाद वहां का कुछ और ही तबाही का मंजर देखने को मिला। खूबसूरत सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को पानी मलबे के साथ बहा कर ले जा रहा था। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर मलबा हटाने और स्थिति को सामान्य करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें और आखिर में आज की तस्वीर यानी वीडियो ऑफ द डे। दक्षिणी पश्चिमी आइसलैंड में एक ज्वालामुखी से लपटें निकलने लगी हैं और इससे कुछ घंटे पहले आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया और एक स्पा को खाली करा लिया गया।
ग्रीनविक शहर के पास इस ज्वालामुखी से लपटें निकल रही हैं और आसपास धुआं दिख रहा है। तकरीबन 1 साल पहले ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। तस्वीरें हैं। एनडीटीवी दुनिया में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत नमस्कार।